नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में हम विचार करेंगे कवित का। कवित ये चौथा प्रकार है। भाषा की तौर पर हम ताल पक्ष की रचनाओं का विभाजन कर रहे हैं। पहला था नटवरी बोल, फिर परण, तीसरा था परमेलु और अब कवित। जैसा कि हम देखते हैं हिंदी काव्य में कवित एक विशेष छंद है, छंद का नाम है। लेकिन इस नाम से, इस अर्थ से कवित हम कथक में नहीं इस्तेमाल करते हैं। कथक के लिए कवित है कविता जो ताल में छंदबद्ध रीति से पढ़ी जाती है, जो गाई नहीं जाती, जिसकी धुन नहीं बनती है, जो सिर्फ पढ़ी जाती है छंदबद्ध तरीके से, उसे हम कवित बोलते हैं। इस कवित में कभी कभी कुछ अलग अलग शब्द भी आते हैं, जैसे पखावज के बोल। तो ऐसे कवित को बोल परण बोलते हैं। और जिस कवित में नृत्य भाषा का समावेश होता है, तात ही तत् जैसे बोल होते हैं, उसको बोल टुकड़ा बोलते हैं, बोल टुकड़ा कहते हैं। तो बोल परण का एक उदाहरण है प्रसिद्ध कवित बोल परण। शिव वर्णन पर यह कवित है। ओम रिमिकी डिमि डमरू बाजे, गिरि कैलाश शिखर पर राजे, धुमकिड़तक ध्वनि मृदंग बाजे, शीश चंद्र और गंग बिराजे, उमा रमा सब सुरस, उमा रमा हरि सुर सब साजे, कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे, शिव धैत 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 किड़धैत किड़धैत धिट धाण धाण धा, धाण धाण धा, धाण धाण धा की तिहाई लगती है अंत में। अर्थात ये सब पखावज के बोल है। शिव का वर्णन है तो तांडवांग से मेल खाने वाले परण के बोल इसमें जुड़ते हैं। तो ये शिव वर्णन पर कवित है और जो शिव परण कहलाता है। बोल टुकड़े का उदाहरण है प्रसिद्ध कवित, जिसमें अंत में नृत्य के बोल समाहित है, जैसे गिरिधर ब्रिजधर मुरली अधर धर, और वो आगे चलता जाता है। अंत में आता है गोपी संगधर तत्थे तत्थे तत्थे, गोपी संगधर तत्थे तत्थे तत्थे, गोपी संगधर तत्थे तत्थे तत्ता। तो ये रहा कवित और बोल टुकड़ा और बोल परण के बारे में। साधारणतः हम ये देखते हैं कि 4 मात्राओं में एक एक पंक्ति चलती है और उस हिसाब से वो कवित आगे बढ़ता है। लेकिन जब संवेदनाशील कोई रचनाकार काम कर रहा होता है तो वो महसूस करता है कि उस ताल का भी एक छंद है, उस छंद के अनुसार और काव्य के भावार्थ के अनुसार उस काव्य रचना का भी एक अलग छंद बन सकता है, बनता है। ये हमारी गुरुजी पंडिता रोहिणी भाटी जी की अनेक रचनाओं में हमने महसूस किया है। जैसे कि झपताल में एक रचना आती है, अति चतुर अति निठुर मग रोके है नट नागर। खंड जाति के का ताल, खंड जाति के हिसाब से रफ्तार रखने वाला कवित। एक अलग झपताल का ही कवित है, ए कान्ह मोरे ठाड़े नंद के द्वारे, तुम काहे करत झक झोरी बर जोरी मतवारे, ए कान्ह मोरे। तो ये एक अलग इसका ढांचा है, अलग इसकी रफ्तार है और वो बहुत मज़ेदार लगती है। और इसमें रार का जो एक अनुभव है, तकरार का,
वो और भी आगे निकल के आता है और भी खूबसूरत लगता है। कवित तालों में निबद्ध होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उस ताल को ताल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। उसके साथ लमछड़ कवित भी प्रस्तुत होते हैं। जयपुर घराने में काफ़ी कवित प्रस्तुत करने की परंपरा रही है। लखनऊ में ये कहा जाता है कि कवित पे नहीं नाचा जाता, लेकिन अपवादात्मक गुरु है गुरु पंडित लच्छू महाराज जी, जिनकी जो जिनकी दो रचनाएं नृत्य में प्रस्तुत की जाती है बड़े प्यार से। वो है एक दक्ष यज्ञ की कथा और दूसरा है अर्ध नारी नटेश्वर की कवित। अर्ध शीश पे शशि उजियारा, अर्ध शीश पे गंगा धारा। अर्धी पंक्ति शिव का वर्णन है, अर्धी पंक्ति पार्वती का वर्णन है, और इस तरह से वो कविता आगे जाती है। बहुत सुंदर कविता है। वो एक खूबसूरत उदाहरण है। और दक्ष यज्ञ की कथा भी लच्छू महाराज जी ने नृत्य के प्रचार में लाई, नाचने के लिए। ये उसकी एक खासियत है। वैसे बोला जाए तो कवित के बारे में बहुत कुछ कहा जा भी सकता है, कहा गया भी है। जिनको इस विषय में ज़्यादा रुचि है, फेसबुक पे कवित कलाइडोस्कोप करके एक बहुत बड़ी मालिका हो चुकी है इस विषय में। उसमें मेरे भी 4 एपिसोड्स हैं। वहाँ पे जाके आप रेफ़र कर सकते हो और इस विषय के बारे में और जानकारी ले सकते हो। फ़िलहाल यहीं पे आज विराम लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।